नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो 11 चैप्टर है जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मिलेगा लिंक पे जाके क्लिक करो और वीडियो को देख लो। नहीं तो इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैं अभी समझाने वाला हूँ ये सेकंड पार्ट में, उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप बहुत ही ज़्यादा लेट वीडियो अपलोड करते हो, मतलब एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच का जो गैप होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यार देखो, ऐसी बात है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। और आप लोग क्या हो कि यार वीडियो को शेयर नहीं करते हो, है ना। अब वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा और मैं कैसे आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ। तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो आप लोगों, ठीक है। और इसके अलावा चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा जापान की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जापान में 16वीं सदी के विकास के लिए जो जापान की जो सरकार थी, ठीक है, उसने कौन कौन से कदम उठाए थे। 16वीं सदी की विकास की जो रणनीतियाँ थी या जो कदम थी जो जापानी सरकार के द्वारा उठाए गए थे उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मेजी पुनर्स्थापना की, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूँ समझ लो कि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में मेजी पुनर्स्थापना आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापानी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ। आपको पता है कि भाई दूसरे विश्व युद्ध में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जापान आज इतनी तेजी गति से विकास कर रहा है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे कौन कौन से कदम जापानी सरकार के द्वारा उठाए गए थे, मतलब जापान ने अपने विकास के लिए क्या क्या कुछ किया था, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जापान की राजनीतिक व्यवस्था की। तो राजनीतिक व्यवस्था से हम क्या समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, तो आपको पता है कि भाई भारत में शासन चलाने के लिए आपको पता है कि भारत में जो 28 राज्य है और लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो जिसमें से आपको पता है कि भाई राज्य स्तर पे क्या होते हैं, सीएम है ना, सीएम। और पूरे केंद्र स्तर पे एक पीएम है, पीएम सीएम। इसके अलावा हर एक राज्य में क्या होता है, राज्य में बहुत सारे जिले होते हैं, उन जिले पे भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जिला अधिकारी, जैसे कि आप डीएम डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर जो होते हैं, या फिर जिले में होते हैं सांसद वगैरह भी होते हैं जो कि वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो सबसे ऊपर कौन है, पीएम है, प्रधानमंत्री, जो कि पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाता है ना। उसके बाद है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर है, जो कि राज्य की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। उसके अलावा जिलाधिकारी हर एक जिले में होते हैं, है ना। तो ये हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है। उसी तरीके से अगर हम जापान की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इसको इतिहास के संदर्भ में समझा जा रहा है कि भाई जापान में क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, ठीक है। क्योतो जो है एक तरीके से जापान की पुरानी राजधानी है जिसका नाम है क्योतो। तो जापान में क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी में सत्ता में बदलाव आया। अब सम्राट के जगह पे आ गए शोगुन, ठीक है। 12वीं सदी में क्या हुआ, 12वीं सदी आते आते तक शोगुनों के हाथ में सत्ता आ गई थी और ये क्या करते थे, जो शोगुन थे वो राजा के नाम पर ही शासन चलाते थे, ठीक है। अब ये जो शोगुन है एक पद है। अब शोगुन पद पे मैं आपको बता दूं लगभग 1603 से लेके 1867 तक तोकुगावा परिवार के जो सदस्य थे, तोकुगावा परिवार के जो लोग थे वो शोगुन पद पर कायम थे। मतलब शोगुन एक पद है जिसपे कौन से परिवार के सदस्यों का अधिकार था, तोकुगावा परिवार के सदस्यों का अधिकार था। और कब से कब तक था, तो 1603 से लेके 1867 तक। तो सबसे पहले हम जापान की अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी में सत्ता किसके हाथों में आ गया, शोगुनों के हाथ में। और शोगुन पद पे कौन कायम थे, तोकुगावा परिवार के लोग कायम थे। अब पूरा जो जापान था ना वो 250 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था, 250 भागों में। और इन 250 भागों का जो शासन था वो दैम्यो द्वारा चलाया जाता था। अब ये दैम्यो है क्या, देखो दैम्यो एक तरीके से जो दैम्यो होते थे ना एक अधिकारी हुआ करते थे, जो कि जापान के जो छोटे छोटे भाग थे ना वहाँ की शासन व्यवस्था को दैम्यो द्वारा चलाया जाता था। इसके अलावा शोगुन का काम क्या होता था, देखो शोगुन क्या करते थे, एक तरीके से राजा के नाम पे शासन चला रहे, तो राजा मतलब मेन प्रमुख तो शोगुन हो गए। अब शोगुन के नीचे होते थे दैम्यो, तो शोगुन सबसे पहला काम क्या करेंगे, दैम्यो पर नियंत्रण रखेंगे, ठीक है। शोगुनों का काम क्या है, दैम्यो पर नियंत्रण रखना। इसके अलावा देश में जितने भी खदानें हैं या जितने भी शहर हैं उन शहरों पर भी, उन खदानों पर भी नियंत्रण रखने का काम शोगुनों का ही
होता था। इसके अलावा जापानी राजनीति व्यवस्था में एक तीसरा वर्ग भी था जिसका नाम था सामुराई। तो सबसे ऊपर शोगुन हो गए, उसके बाद दैम्यो हो गए, उसके बाद है सामुराई। अब सामुराई क्या है? एक योद्धा वर्ग है, ठीक है। एक तरीके से एक कुलीन वर्ग हुआ करता था जो कि बहुत ज़्यादा धन दौलत वाले तो होते ही थे, लेकिन इनका काम क्या था? ये शोगुनों तथा दैम्यो की सेवा करते थे, है ना। सेवा में थे, उनकी रक्षा करने का काम सामुराई द्वारा यानी कि योद्धा वर्ग द्वारा किया जाता था। तो ये जापान की राजनीति व्यवस्था थी जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझा दिया है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि 16वीं सदी में जापान के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया? किसानों से हथियार ले लिया गया था। इससे पहले क्या था? 16वीं सदी से पहले किसान भी अपने पास हथियार रखते थे, ठीक है, तलवार वगैरह रखा करते थे। और इस कारण जापान में अक्सर छोटी छोटी बहस जो थी वो हिंसा के रूप में बदल जाती थी। बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाया करता था, मारकाट हो जाता था छोटी छोटी बातों पे। लेकिन अब जापान की सरकार ने क्या किया? किसानों से हथियार ले लिया, छीन लिया। अब हथियार रखने का अधिकार केवल सामुराई वर्ग को ही था, मतलब सामुराई यानी कि जो योद्धा वर्ग है ना, वही हथियार रख सकते थे। बाकी आम लोग या किसान वगैरह को हथियार रखने का हक नहीं था। इससे क्या हुआ? पूरे जापान में शांति व्यवस्था कायम हुई। इसके अलावा दूसरा कदम क्या उठाया गया कि भाई जो दैम्यो है, दैम्यो को कहा गया कि वो अपनी राजधानी में रहे, मतलब राजधानी में रहने के आदेश दिए गए क्योंकि वो अपनी राजधानी में रहेंगे तो वहाँ की शासन व्यवस्था को अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दैम्यो को और ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई। जो अधिकारी थे दैम्यो, जो विशेष अधिकारी होते थे, उनको और ज़्यादा अधिकार दिए गए जिससे कि दैम्यो और ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। इसके अलावा मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए, मतलब कि भाई जमीन के मालिक कौन है और करदाता कौन है, यानी कि कर देने वाले जो लोग हैं, उनका निर्धारण करने के लिए क्या हुआ? जमीन का सर्वेक्षण किया गया। यूँ कह दो कि टैक्स में वृद्धि करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। जमीन के बारे में जानकारी जुटाई गई और उत्पादकता के आधार पर जमीन को अनेक वर्गों में बांटा गया। ये पता लगाया गया कि भाई कौन सा जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सा जमीन कम उपजाऊ है। जो ज़्यादा जमीन उपजाऊ होगा वहाँ से क्या करेंगे? ज़्यादा टैक्स लेंगे। जो कम होगा वहाँ से कम टैक्स लेंगे। तो इस तरीके से जमीन का सर्वेक्षण करके उत्पादकता के आधार पे उसको अनेक भागों में बांटा गया ताकि कर में वृद्धि की जा सके। तो ये 3 कदम उठाए गए थे 16वीं सदी में जापान की सरकार के द्वारा ताकि जापान तेज गति से अपना विकास कर सके। दोस्तों, हम बात करते हैं मेजी पुनर्स्थापना की। जो मेजी पुनर्स्थापना वाला जो टॉपिक है वो आपके इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और मेजी पुनर्स्थापना का जो समय काल है वो लगभग 1867 से 68 के बीच में माना जाता है। अब ये मेजी पुनर्स्थापना है क्या? सबसे पहले हम इसको समझते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि मेजियों ने जापान के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे, ठीक है। तो 1867 से 68 में क्या हुआ? जापान में शोगुन वंश का जो शासन था ना, उसको खत्म कर दिया गया, उसका खात्मा हो गया और उनके स्थान पर कुछ नए अधिकारी और सलाहकार सामने आए जो कि जापान के सम्राट के नाम पर क्या करते थे? शासन चलाते थे, ठीक है। इससे पहले शोगुनों ने क्या किया था? शोगुन एक तरीके से सैनिक तानाशाह थे, मतलब कि एक सैनिक तानाशाह यानी कि सेना के जो प्रमुख थे ना, वो शासन को चलाते थे। बस सम्राट के नाम पे तो चलाते थे, लेकिन सम्राट को कहीं ना कहीं क्या कर दिया था इन्होंने? सम्राट के पावर को छीन लिया था, ठीक है। पूरी जो शक्ति थी वो शोगुनों के हाथों में थी और वो सैनिक तानाशाह हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब जापान में सम्राट की सत्ता को दोबारा से स्थापित किया गया और सम्राट जो है वो सबसे ऊपर हो गया। सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथों में आ गया? सम्राट के हाथों में आ गया। और उसने क्या किया? मेजी की उपाधि धारण की। अब मेजी क्या है? यहाँ पे उपाधि है, ठीक है। और मेजी की उपाधि धारण की और ये जो बदलाव हुआ ना जापान में, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेजी पुनर्स्थापना बोलते हैं। तो एक बार दोबारा से मैं बताना चाहूँगा, ये जो मेजी पुनर्स्थापना का जो समय काल है 1867 से 68 में क्या हुआ? शोगुन को सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट को दोबारा से सत्ता में लाया गया। और ये जो बदलाव हुआ ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? मेजी पुनर्स्थापना बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, मेजी सरकार ने क्या किया? मेजी सरकार के शासनकाल में जापान की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे। इन्होंने जापान की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा तेज गति से विकसित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जिसमें इन्होंने क्या किया? सबसे पहले कृषि पर कर लगाया, है ना। इनको पता था कि भाई देश के विकास के लिए इनके पास पैसे होने जरूरी है। अगर देश का विकास करना चाहते हैं तो पैसे चाहिए। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले कृषि पर कर लगाया और धन एकत्रित किया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जापान की जो पहली रेल लाइन है, जो रेलवे लाइन, जो रेलवे नेटवर्क जो बिछाई गई थी 1870 से 72 में बिछाई गई थी। कहाँ से कहाँ के बीच में? तो टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच में जापान की पहली रेल लाइन मेजी सरकार के शासनकाल में ही बिछाई गई थी। इसके अलावा
वस्त्र उद्योग के लिए यूरोप से मशीनें आयात की गई। ठीक है, वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए यूरोप से बहुत सारी आधुनिक मशीनें मंगाई गई। इसके अलावा मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए क्या किया गया, मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए या फिर देश के जो विश्वविद्यालय थे या स्कूल थे वहाँ पे पढ़ाने के लिए विदेशी कारीगरों को भी बुलाया गया। ठीक है, पढ़ाने के लिए टीचरों को बुलाया गया या फिर जो मजदूर थे उनके प्रशिक्षण के लिए कारीगरों को बुलाया गया। ठीक, ये पॉइंट आप बताएं। इसके अलावा जापान के कई विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजा गया ताकि विदेशों से ज्ञान अर्जित करके आए और जापान के विकास में वो विद्यार्थी क्या करे, सहयोग दे। इसके अलावा 1872 में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना की गई, यानी कि बहुत सारे नए नए बैंकों की स्थापना की गई। इसके अलावा बहुत से कंपनियों को सब्सिडी उपलब्ध कराया गया। अब सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी मतलब होता है आर्थिक सहायता। अगर कोई कंपनी जापान में अपनी कंपनी लगाना चाहती है, फिर जापान की जो कंपनियां थी उनको भी क्या किया गया, आर्थिक सहायता प्रदान किया गया, यानी कि कर में छूट दिया गया, बिजली पानी जो भी विशेष सुविधाएं होती है कंपनी को चलाने के लिए, वो सारी सुविधाएं उनको सस्ते दाम पे उपलब्ध करा दी गई। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आप बताएंगे कि जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए मेजी सरकार ने क्या किया, प्रवास को बढ़ावा दिया। यानी कि मान लो कि 4 द्वीप है, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। इन 4 द्वीपों में बहुत ही ज्यादा संख्या बढ़ गई है और बाकी जो दूसरे द्वीप है वहां पे लोग रहते नहीं है। तो इन चारों द्वीपों की जनसंख्या के जो दबाव है उसको कम करने के लिए मेजी सरकार ने क्या किया, लोगों को दूसरे द्वीपों में रहने के लिए प्रेरित किया, वहां पे उनको भेजा गया, प्रवास उनका किया गया। ठीक है, ताकि एक क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव ना बढ़े। ठीक है, तो ये सभी कदम मेजी सरकार ने जापान की अर्थव्यवस्था की आधुनिकीकरण के लिए उठाए थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45, उसमें जापान की हार हुई थी। हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था। इसके अलावा 2 चीजें और आप समझ ले कि भाई जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था 1945 में, उसको लेकर मतलब अमेरिका ने क्या दलील दी थी? अमेरिका ने दलील दी थी कि वो जल्दी से जल्दी युद्ध को खत्म करना चाहता था। ठीक है, जल्दी से जल्दी युद्ध को खत्म करने के लिए जापान के ऊपर उसने क्या किया, परमाणु बम गिराया था। ये अमेरिका ने कहा था उस समय। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना था कि अमेरिका ने एक तरीके से पर्ल हार्बर पे जो हमला हुआ था ना, जापान के द्वारा किया गया था। जापान ने क्या किया, 1941 में अमेरिका का एक बंदरगाह है जिसका नाम था पर्ल हार्बर। ठीक है, पर्ल हार्बर पे 1941 में जापान ने क्या किया था, हमला किया था, जिसमें लगभग 2500 सैनिक और नागरिक समेत, मैं टोटल संख्या की बात कर रहा हूँ, 2500 लोग मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो अमेरिका था वो पर्ल हार्बर पे हुए हमले का बदला लेना चाहता था। इस कारण उसने क्या किया, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। लेकिन अमेरिका ने कुछ और ही दलील दी थी। अमेरिका ने बोला था कि हम जल्दी से जल्दी दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करना चाहते थे, इस कारण हम जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, ये अमेरिका का कहना था। अब देखिए, जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी आज इतनी तेज गति से जापान विकास कर रहा है। और आप लोगों को पता भी होगा कि 1964 में जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था। ठीक है, और ओलंपिक गेम का आयोजन करने का मतलब ये है कि कोई मतलब ऐसे कोई छोटा मोटा देश ओलंपिक गेम का आयोजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए यातायात के साधन चाहिए, अच्छे स्टेडियम होने चाहिए, है ना, सुविधाएं आपके देश के अंदर अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जापान में थी, जब तो 1964 में ही उसने क्या किया, ओलंपिक गेम का आयोजन करवाया। इसके अलावा 1964 में ही बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत हो गई जापान में, जो कि जापानी अर्थव्यवस्था की या जापानी तकनीक का एक तरीके से बहुत ही बढ़िया मिसाल माना जाता है बुलेट ट्रेन। ठीक है, बुलेट ट्रेन की शुरुआत 1964 में की गई थी। और इसके अलावा अगर हम अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर अगर देश की हम बात करते हैं तो ताकत के मामले में दुनिया में पूरे तीसरे नंबर पे अगर कोई देश आता है तो है जापान। ठीक है, तो जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास, अपने सैन्य शक्ति का विकास बहुत तेज गति से किया है और आगे भी उसकी जो तकनीक है, आपको पता है कि हमारे देश में जैसे मेट्रो की भी जो व्यवस्था है या फिर मेट्रो की जो तकनीक है या फिर बुलेट ट्रेन की जो तकनीक है, हमने कहाँ से लिया है, जापान से ही लिया है। ठीक है, तो जापान आज बहुत तेज गति से विकास कर रहा है, हो सकता है आगे और इससे भी ज़्यादा तेज गति से वो विकास करे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई जापान वाले टॉपिक से कुछ मिस कर दिया हो मैंने या आपको नहीं समझाया, तो आप एक बार मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, जो 3rd पार्ट की जो वीडियो आने वाली है, उसमें हम चाइना के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद 4th पार्ट बनेगा आपका ताइवान और कोरिया के बारे में, और आखिर में एक
फिफ्थ पार्ट भी बनाने की मैं सोचूंगा। अगर बीच में कुछ टॉपिक रह जाता है तो उसको कवर करवाने के लिए फिफ्थ पार्ट भी बनाऊंगा। तो आप एक बार कमेंट में जरूर बता दें कि सर ये टॉपिक छूट गया है, तो मैं उसके ऊपर फिफ्थ पार्ट में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।